क्वेश्चन 26 करेंगे। द सॉल्टीनेस ऑफ ओशन वाटर कैन बी attributed to the minerals and salts deposited by the various rivers that flow into it. However, rivers are not, क्योंकि क्यों होता है rivers are not saline because, क्यों नहीं होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी आपके पास 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है सॉल्ट्स गेट प्रेसिपिटेटेड एट द बॉटम। दूसरा ऑप्शन है सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट इनटू इट। थर्ड ऑप्शन है रिवर वाटर इज रिप्लेनिश्ड बाय द रेन। फोर्थ है मड्स ऑफ द रिवर न्यूट्रलाइजेस द सॉल्ट। क्यों हमें सॉल्टी पानी जो है, हमारा समुद्र का पानी तो सॉल्टी होती है, लेकिन नदी का पानी सॉल्टी नहीं होता है। इसका कारण क्या है? ये नवंबर 2021 में पूछे गए थे। बताइए इनमें से कौन सा आपको सही लगता है, ए, बी, सी या डी? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन में बिल्कुल गलत आंसर है। सही आंसर है ऑप्शन सी, रिवर वाटर इज रिप्लेनिश्ड बाय द रेन। एक्चुअली क्या होता है कि रिवर का पानी, आपका रिवर मतलब जो नदी का पानी होती है, वो रेगुलरली आपका बारिश के ज़रिए और फ्रेश वाटर के ज़रिए, रेन वाटर के सोर्स से वो रिप्लेनिश्ड होते रहते हैं। इसमें आपका जैसे कि आपका स्ट्रीम्स होते हैं, स्प्रिंग्स होते हैं, अलग अलग हेल्प करता है, ये बिल्डअप करता है और इससे आपका ये जो रिवर है ये आपका सॉल्टी नहीं हो पाती है। ओशन यानी समुद्र जो होती है वो, उसमें सी में हम देखते हैं कि सॉल्टी होती है क्योंकि इसमें ग्रेजुअली कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड केमिकल्स जो आपका जो होती है, जो एरोडेड होती है अर्थ के क्रस्ट से, और ये वॉश होकर के आपका सी में जाकर गिरती है। तो सॉलिड और गैसियस मटेरियल ये दोनों ही जो क्या होती है आपका, वो एस्केप कर जाते हैं फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट थ्रू द, किसके ज़रिए? वैल्कनिक वेंट्स इत्यादि के ज़रिए। दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि एक्चुअली वो ऑरिजिनेटेड इन द एटमोसफेयर। जैसे कि दूसरे फैक्टर की वजह से ये आपका सॉल्ट, जो सॉल्टीनेस होती है, इनमें से कुछ ये फैक्टर मुख्य होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से समुद्र का पानी क्या होता है आपका, उसमें नमकीनपन आ जाती है, जबकि नदी का पानी जो है उसमें नमकीनपन नहीं आता है। मेन कारण क्या है? बारिश के पानी के द्वारा उसमें रिप्लेनिश्ड किया जाता है, इसलिए उसमें नहीं आता है नमकीनपन। ये प्रश्न पूछा गया था 2021 में, 2021 में। अगला क्वेश्चन ऊपर आते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, इसमें 2 स्टेटमेंट दी गई है। वन इज लेवल्ड एज एसेशन, अदर इज लेवल्ड एज रीजन। यानी क्या हुआ कि आपको 2 स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से एक में कथन दिया गया है, दूसरे में कारण दिया गया है। फिर आपको ऑप्शन इसमें दिया गया है कि एसेशन क्या दिया गया है, ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन डिक्रीजेस एट नाइट। ये आपका कथन है, ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन डिक्रीजेस एट नाइट। और इसका कारण क्या बताया गया है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फोटोलिसिस द ओजोन इनटू अदर कंपोनेंट्स। ये आपका स्टेटमेंट दी गई है और नीचे उसका रीज़न दिया गया है। इसके आधार पे आपको चूज करनी है। ये भी आपका दिसंबर 2021 में पूछा गया था। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। और ऑप्शन ए कब दोगे? अगर ए फॉल्स है, लेकिन मतलब एसेशन फॉल्स है लेकिन रीज़न ट्रू है, एसेशन ट्रू है लेकिन रीज़न फॉल्स है, दोनों ही आपका जो है ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आप बताओ इन ABCD में आपको कौन सा सही लगता है? क्वेश्चन नंबर 25। ऑप्शन सी। आपका आवाज़ बहुत धीमा आ रही है आप लोगों को, बहुत थोड़ा सा माइक के पास आ जाओ।
सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, आपके हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि क्या बोला है, आप बता रहे हो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जबकि क्या बोला है, ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन डिक्रीजेस एट नाइट, और रीजन क्या बताया गया है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फोटोलिसिस द ओजोन इनटू अदर कंपोनेंट्स। तो ये सही नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, ग्राउंड लेवल ऑफ ओजोन तुम्हारा जो है उसको हम कहते हैं, एक और नाम उसका होता है ट्रोपोस्फियर होती है। ये ओजोन एक हार्मफुल होती है, और इसका मेन फैक्टर जो होती है इसमें स्मोक बनना। ये आपका फॉर्म होती है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और कुछ केमिकल रिएक्शन के ज़रिए, जो आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से होती है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसमें आपका एमिट करता है, ये ह्यूमन एक्टिविटी के ज़रिए, इंसान के जो गतिविधियाँ होती है उसके ज़रिए। और नाइट में अगर जहाँ तक कंसंट्रेशन की बात है कि ग्राउंड लेवल ऑफ ओजोन डिक्रीजेस, ये किस लिए होती है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट नहीं रहता इसलिए होती है। और दूसरे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिक्रीज करता है कंसंट्रेशन लेवल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो आप ये भी जानो कि प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द अपर एटमॉस्फेयर, इसको क्या बोलते हैं, इसको द फोटोलिसिस ऑफ ओजोन इनटू इट्स क्या होती है, कंपोनेंट, इसमें कंपोनेंट टेक प्लेस कर सकते हैं आप। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट होगा, कि बोथ ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा, इसमें डी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 24 में आते हैं। क्वेश्चन 24 में क्या बोला है आपका, ये देखो, इसमें ये कूट आधारित क्वेश्चन है। द अंडरलाइंग प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज टू, आपका इसमें 4 स्टेटमेंट दी गई है, इसके बाद इसमें कूट दी गई है। क्या पहला क्या बताया गया है, एडजस्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस, क्या बोला गया है, एडजस्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस। यहाँ क्वेश्चन क्या बताया गया कि द अंडरलाइंग पर्पस ऑफ द एनवायरमेंटल एजुकेशन इज टू, इसमें 5 स्टेटमेंट दी गई है, उसके बाद इसमें कूट दी गई है। एडजस्ट टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस पहला स्टेटमेंट है, हेल्प फेस एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, promote individuals critical thinking about the emerging issue। D है increase public awareness and knowledge of the environmental issue। E है enhance problem solving decision making skill in respect to handling environmental issue। अब आपको इसके बेसिस पे आपका इसमें कूट दी गई है, उस कूट का आपको चुनाव करनी है। कूट में क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन है ए बी सी ओनली, ऑप्शन बी है बी सी डी ओनली, ऑप्शन सी है सी डी ई ओनली, और ऑप्शन डी है डी ई ए ओनली। इससे आपको ए बी सी डी ई में आपको 5 स्टेटमेंट है। आप बताओ इनमें से आपको कौन सा सही लगता है। इसमें पहले देखो कि कौन सा बिल्कुल सही नहीं है, उसको चुनाव करो। क्या बोला है, द अंडरलाइंग पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज एडजस्ट टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस, ऑप्शन ए आपको बताया गया है। बी में क्या बताया गया है, हेल्प फेस एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, और सी में क्या बताया गया है, promote individual critical thinking about the emerging issues। डी में क्या बताया गया है, increase public awareness and knowledge of the environmental issues। और ई में क्या बताया गया है, enhance problem solving and decision making skill in respect to handling environmental issue।
तो ये आप देखते हो क्या बहुत अगर आप सूक्ष्म लेवल पे ऐसा सोचोगे तो ये क्या बता रहा है, एडजस्ट एनवायरमेंटल चैलेंजेस। एडजस्ट आप कैसे नहीं, आप नहीं कर पाते, आप इसके लिए कुछ जैसे मान लीजिए कि जो हार्मफुल गैसेस होती है वो गैस जो वातावरण को या जैसे आपका हम बोलते हैं कि कई ऐसे गैस होती है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट इत्यादि बहुत सी बातें होती है, जिसको इसके अलावा जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ओजोन लेयर को हमारा मतलब वो डैमेज कर रहा है, तो उसको हम एडजस्ट नहीं कर पाते कहीं से भी। उसको हमें ऐसे कुछ हमें तरीके अपनाने होते हैं जिसके वो गैस को ही हम बनाना मतलब उत्पन्न होना बंद कर देते हैं, या उससे कुछ हम ऑप्शन को ढूंढते थे, एडजस्ट नहीं होता तो जहाँ जहाँ ऑप्शन नहीं है उसको काट देंगे। तो ऑप्शन ए में ये स्टेटमेंट यहाँ पे काट देंगे, तो ये कट गया और आपका ये कट गया। बी में क्या बोला है, हेल्प फेस एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। एनवायरमेंटल हैजर्ड्स को आप फेस नहीं कर सकते। फेस मतलब क्या, वो अगर आएगा, जैसे पॉल्यूशन है, फेस कर पा रहे हो, मृत्यु हो जाती है, हम सफ़र करते हैं, तो ये भी नहीं। जैसे जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन को हम कम करने के लिए हम कुछ मेथड अप्लाई करते कि हम जैसे हमने देखा कि गाड़ियों के धुएं को उसको ऐसे हमने कुछ चेंजेस किए ताकि जो पुरानी गाड़ियाँ हमने रिप्लेस कर दिया, फिर सीएनजी आ गई, अभी हमारे सामने अभी जो बैटरी से आपका चलने वाला गाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हम इसमें कुछ इसको हम क्या कर रहे हैं, एक चेंज में हम कर सकते हैं, लेकिन उसको हम अगर धुआं आ रही है, फेस कर रहे हैं, तो जाके पॉल्यूशन जा करके बीमारी करेगा। तो ऑप्शन बी भी आपका, स्टेटमेंट बी भी आपका जो होगा ये भी नहीं होगा। तो बी जहाँ पर है उसको भी काट दो। तो क्या बचा सी। सी डी में क्या बोल रहा है, प्रोमोट इंडिविजुअल्स क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट एमर्जिंग इशू। ये बिल्कुल सही है, क्रिटिकल थिंकिंग लेवल पे काम करता है। और हम सब देखते ही हैं, जैसे हम घर पे अपने क्या CFL का इस्तेमाल करते हैं या LED का इस्तेमाल करते हैं, हम घर पे वो पहले वाला बल्ब इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अगर करेंगे तो ये क्या हुआ, हमारे थिंकिंग में चेंजेस आई है। फिर आपका डी क्या है, इंक्रीजेस पब्लिक अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ द एनवायरमेंटल इशू। लोगों के जैसे कोई नदी में जाकर आजकल साबुन से नहीं नहाता, बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि इससे क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ती है। तो क्या हुआ, अवेयरनेस आ गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत मैक्सिमम लोग इसको करते ही थे। अब जैसे कई ऐसे कोशिश की जाती है कि जो इंडस्ट्री का कचरा है उसको रिसाइकिल करके कुछ और बना ले, ताकि आपका उसमें वो नदी में जाकर ना गिरे। जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम का जो लास्ट प्रोडक्ट होती थी, पहले वो गंदगी बन के निकलती थी और जो पानी को पॉल्यूटेड करती थी, मतलब उसमें प्रदूषण करती थी। अब क्या किया गया है कि उससे भी आपका एक विशेष तरह के धागा बनाया गया है, थ्रेड आपका, उस धागे से क्या होते हैं, कपड़े बनते हैं, तो ये पॉल्यूशन आप नदियों में नहीं जाके नहीं गिरते। तो क्या हुआ, ये इंडिविजुअल थिंकिंग के और थिंकिंग को हम उस इशू के साथ हम डेवलप कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को। फिर डी क्या है, इंक्रीजेस पब्लिक अवेयरनेस और नॉलेज, तो बता दिया। ई क्या है, एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हम क्या देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, धीरे धीरे हम बाकी ऐसे रिसाइकिल होने के जो वस्तु रिसाइकिल हो सकती है उसको इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, या हम प्राकृतिक चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंडेंसी हम अपने आप को करते जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बहुत गहन लॉजिकल क्वेश्चन बनाए उन्होंने दिए थे, इसका आपको बहुत प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। 23 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंटिस्ट हैज बीन गिवन इन एन ऑर्डर क्रोनोलॉजिकली। तो आपको ये सब आपको पूरा याद करने के बेसिस पे है, जो हम जिस समय हम करा रहे थे, हम आपको बता रहे थे कि ये सारी चीज़ें को आपको याद करनी चीज़ें कि सारी चीज़ें हैं। आप याद करे होंगे कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसके ऊपर हमने बात किया था, और भी कई बातें किया था कि हमने ये भी बताया था कि आपका कि फ्रांस में
1940 में आपका जो बॉन्ड हुए थे उनके बारे में। और देखो क्वेश्चन में भी क्या आया था, उनका नाम लेके आया था, गुग्लिमो जी मार्कोनी, फिर आपका लुमिरे ब्रदर्स, ली फॉरेस्ट, जॉन फ्लेमिंग एंड जॉन लॉगी बेयर्ड। तो ये क्या किए थे, क्या ये इस पर काम किए थे? नहीं, इन्होंने इस पर काम नहीं किए थे। फिर अब ऑप्शन भी क्या बोलता है, जॉन लॉगी बेयर्ड, लुमिरी ब्रदर्स या गुग्लिम जी मार्कोनी या ली फॉरेस्ट एंड जॉन फ्लेमिंग, क्या इन्होंने काम किए थे इस पे? आपका एज ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंटिस्ट ये भी नहीं थे। तो बताओ कौन से होंगे इसमें? सी क्या बोल रहा है, ली फॉरेस्ट, जॉन फ्लेमिंग, लिमरी ब्रदर्स, गुग्लिमो जी मार्कोनी एंड जॉन लॉगी बेयर्ड। इसको खाली ये आपको याद करने के बेसिस पे है। और डी क्या बोल रहा है आपका, लुमिरी ब्रदर्स, गुग्लिमो जी मार्कोनी, ली फॉरेस्ट एंड जॉन फ्लेमिंग एंड जॉन लॉगी बेयर्ड। तो आपका डी करेक्ट है। ये इसमें कुछ समझना कुछ नहीं है, इसमें आपका प्योरली पूरा याद करने की चीज़ है जो हमने क्लासेस में आपको बताया था। ये आपके पास जो बुक है उस बुक से आप इसको याद करोगे। ये नाम पर है, नाम जो है उसको किसी का नाम किन्होंने क्या किया था उस पर आपको खाली याद ही करने होते हैं, इसलिए आप इसको याद करके इसको करेंगे। 7 पे आ जाओ। 7 क्वेश्चन नंबर क्या बोला है? 7 के बारे में हमने आपसे बात किया था जब क्लास किए थे, तो क्लास में हमने काफ़ी बातें बताया भी था इसमें कि देखो क्वेश्चन देखो क्या बोला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव स्पेसिफिक इंग्रेड्स टू बी अचीव्ड बाई, ये कब के लिए बताया गया था? 2022, 2030, 2040, 2050, ये कई बार पूछा गया है। इसका हमने आपको बताया था, बताइए कौन से याद है आप लोगों को? सर ऑप्शन बी या डी में से है कोई? एग्जाम में ऐसे बोलोगे, ऑप्शन बी या डी में से है कोई एक बताओ। सर ऑप्शन बी। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। ये हम बात भी किया था आपको कि हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द सेंट्रल यूएन प्लेटफॉर्म, उन्होंने फॉलो अप लिए थे ये रिव्यू के कि 2030 तक एजेंडा था इनका कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एडप्टेड इन द, कहाँ पर किया थे, यूनाइटेड नेशन, जहाँ पे बताया गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट आपका 25 सितंबर 2015 में ये बताया गया था कि इसका टारगेट क्या था, 2030 तक के लिए था। जुलाई में पूछा गया था, 2016 में क्वेश्चन आपको याद है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 करो, इंडियन गवर्नमेंट्स टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर फ्रॉम बायोमास बाय द ईयर 2022 इज कितना? 50 मेगावाट, 25 मेगावाट, 15 मेगावाट या 10 मेगावाट? 50 मेगावाट, ऑप्शन 50 मेगावाट बिल्कुल ही गलत आंसर है। 2022 में जो बताया गया था वो इलेक्ट्रिकल पावर टारगेट, जिसमें इंक्लूड किया था आपका अचीविंग कितना, 227 GW मतलब गीगावाट। पहले इसको 175 गीगावाट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्स, जो नियरली 113 गीगावाट थ्रू द सोलर पावर, और 66 के लिए आपका माना गया था कि ये विंड पावर से निकाला जाएगा। 10 GW मतलब गीगावाट जो है वो फ्रॉम द बायोमास, और 5 गीगावाट किसमें, कोई जैसे स्मॉल हाइड्रो इत्यादि से निकाला जाएगा, और 31 गीगावाट क्या हो जाएगा, ये फ्लोटिंग सोलर और जो आपका ऑफशोर जो विंड पावर होती है उससे होंगे। तो इसमें जो क्या था, इसमें बायोमास से कितना था, बायोमास से आपका रखा गया था कितना, 10। तो
कितना हो जाएगा ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। आपने देखा कि छोटे छोटे डेटा पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इन डेटा को जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि इतने सारे डेटा हम याद रखें, लेकिन उन डेटा को अगर याद रखते हो तो आपका क्वेश्चन कितने अच्छे से बन जाते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 9 पे आते हैं। एसेशन रीजनिंग में द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आर डिफ़िकल्ट टू रिजॉल्व, ये आपका एक एसेशन है। फिर इसका कारण क्या है? आवर अंडरस्टैंडिंग हाउ एनवायरनमेंट वर्क्स एंड हाउ डिफरेंट ह्यूमन चॉइसेस अफेक्ट एनवायरनमेंट इज इनएडेक्वेट, ये आपका रीज़न है। आप बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट आपको लगता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, क्योंकि इसने बोला है द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आर डिफ़िकल्ट टू रिजॉल्व। क्योंकि एनवायरमेंटल डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर ऐसे हैं, क्योंकि ऐसे कई चीज़ें ऐसी भी है कि उसका उपयोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमको उपयोग करने ही पड़ते हैं। इसलिए ऐसे कई चैलेंजेस भी है, इसलिए उसको बोलते हैं कि उसको हम पूरा रोक भी नहीं सकते। इसलिए क्या बोल रहे हैं इसमें? द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आर डिफ़िकल्ट टू रिजॉल्व। रीज़न क्या है? आवर अंडरस्टैंडिंग हाउ एनवायरमेंट वर्क्स एंड हाउ डिफरेंट ह्यूमन चॉइसेस अफेक्ट एनवायरमेंट इन एनवायरमेंट इज इनएडिक्वेट। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बहुत अच्छे करते तो हो, बस कोशिश करने से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द इंडियन गवर्नमेंट, 10वां क्वेश्चन करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट्स टारगेट फॉर पावर प्रोडक्शन फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट बाई 2022 इज। 2022 तक गवर्नमेंट का क्या, देखो 2017 में पूछा गया था, इस बार अगर आएगा तो क्या होगा, उसी को खाली ईयर चेंज हो जाएगा। द इंडियन गवर्नमेंट टारगेट फॉर पावर प्रोडक्शन फ्रॉम द स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट बाय द ईयर 2022 कितना होगा बोलो? ऑप्शन ए में 1 गीगावाट, ऑप्शन बी में 5 गीगावाट, ऑप्शन सी में 10 गीगावाट, ऑप्शन डी में 15 गीगावाट। अभी मैंने थोड़ा देर पहले इसको व्याख्या किया था। कौन सा होगा? सर ऑप्शन बी। हाँ, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट टारगेट ये फॉर द पावर प्रोडक्शन फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट बाई 2022 में क्या था आपका 5 गीगावाट, और सोलर पावर से कितना था आपका 100 गीगावाट, और 60 गीगावाट किससे था? विंड से था। 10 गीगावाट किससे था? बायोमास से था, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ द न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्यों बी करेक्ट है? क्योंकि बी में क्या बोला है? बी में बोला है बोथ ए एंड आर द करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है इसमें? नहीं, इसमें आपका 2022 तो बोला ना, इसमें एक मिनट है, बी वाला बोल रहे ना। बी में क्या बोल, 10वां बोल रहे हो, गवर्नमेंट टारगेट वाज, इसमें तो कोई रीज़न नहीं है। गवर्नमेंट टारगेट फॉर द पावर प्रोडक्शन फ्रॉम द स्मॉल हाइड्रो गीगा पावर 2022 1 गीगावाट, 5 गीगावाट, 10 गीगावाट या 15 गीगावाट। तो उन्होंने 10 का नाम लिया ही था, लेकिन इसका फिगर इसमें आपका 5 गीगावाट का ऑलरेडी मेंशन था उसमें कि 2022 आपका 22 तक 5 गीगावाट उनको चाहिए था। किसके ज़रिए चाहिए था उनको? हाइड्रो प्रोजेक्ट के जरिए, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट से। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। 11 में आ जाओ, इसमें एसेशन और रीजनिंग है, और इस तरह के क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे जहाँ पे आपको एसेशन देंगे और रीजनिंग देंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ क्रिटिकल टू वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। रीज़न क्या है? एनवायरमेंटली साउंड पॉलिसीज डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट और डिप्लीट द नेचुरल रिसोर्सेज। अब बताओ, नीचे आपको इसके ऑप्शन दिए गए हैं चूज़ करने के लिए ABCD, क्या आपको सही लगता है?
ऑप्शन बी। इसमें बोला क्या गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज क्रिटिकल टू वेल बीइंग फॉर ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। और रीजन क्या बोला गया है, एनवायरमेंटली साउंड पॉलिसीज डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट और डिप्लीट द नेचुरल रिसोर्सेज। तो दोनों ही जो आपका करेक्ट है, लेकिन इसका व्याख्या सही नहीं है। अपनी जगह दोनों करेक्ट है, लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 12 में बताया गया है टाइम फ्रेम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वाज, बोलो 2000 से लेकर 2005 तक था, 2000 से लेकर 2015 तक था, 2005 से लेकर 2010 तक था, 2000 से लेकर 2012 तक था, कहाँ तक था? सर ऑप्शन सी। अभी बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था कि यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसको हम MDG बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, MDG शॉर्ट फॉर्म है इसका। ये आपका 8th गोल सेट किए गए थे बाय आपका 189 यूएन मेंबर आपका जो स्टेट्स के ज़रिए। कब हुआ था इसमें? सितंबर 2000 में किया गया था। और ये एग्री किए थे कि ये अचीव करनी है बाय द ईयर 2015, 2015 के अंदर इसको अचीव करनी है। तो क्या हो जाएगा? 2000 से लेकर 2015, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। याद करने होंगे सारा चीज़ें, तभी कर पाओगे। तो इसको मिलेनियम डिक्लेरेशन कहा गया था। इसमें ये साइन किया गया था सितंबर में, और ये ग्लोबल समिट के ज़रिए ये UN के हेडक्वार्टर में हुई थी। ये स्पेस था आपका न्यूयॉर्क था, जिसमें 149 इंटरनेशनल लीडर आए थे इसमें, और अटेंडेंस थे इसमें। उन्होंने कमिट किए थे, और एक तुम्हारा कि एक साथ की हंगर को, मतलब भूखमरी को, और पॉवर्टी को, इलिटरेसी को, ये सारे जो है डिजीज़ को, बीमारियों को, ये सारे को आपका डिस्क्रिमिनेशन यानी कि नष्ट करना है। और ख़ासकर जो औरतें के साथ जिस तरह के औरतों के हेल्थ को बेहतर करने के लिए, और एनवायरमेंटल जो चीज़ है उसको और अच्छे करने के लिए उन्होंने इस तरह से कमिटमेंट किए थे, जिसको अचीव करना था। किसके टाइमिंग क्या था? 2000 से लेकर 2015 तक का था। अगला क्वेश्चन 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDGs एडोप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन। बताओ, इसमें 4 आपका स्टेटमेंट दी गई है। इसमें क्या आपका? एरेडिकेट एक्सट्रीमली पॉवर्टी एंड हंगर। सेकंड क्या बोला गया है? इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। थर्ड है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, और फोर्थ है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब ये 4 बातें बताई गई हैं। अब इनमें से जो सही कूट होगा उसको आप चूज़ करो A, B, C और D में, और आपको बताओ कि आपको क्या सही लगता है। यूनाइटेड नेशन मिलेनियम, हाँ बोलो। सर इसमें फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, सेकंड और थर्ड ये मतलब सेकंड को हम सर ऑप्शन 1, 2 और 4 यानी कि ऑप्शन सी सही होना चाहिए। वेरी गुड, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इसमें जो थर्ड बात बताई गई है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, इसका कोई उल्लेख नहीं था। क्योंकि आपका जो यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट आपका गोल था, ये आपका 8 गोल था, जिसमें हम भी बात किए थे। इसमें 189 UN मेंबर थे, जो सितंबर में आपका इसके बारे में बात किए थे। उसको उन्होंने एग्री किया था, भी बात किया था हमने इसमें कि 2000 से लेकर 2015 तक उनको अचीव करना था। ये MDG आपका डिराइव हुआ था, और एक डिक्लेरेशन किए थे कि सारे स्पेसिफिक टारगेट जितने भी है उनको फाइंड करनी है। और इसमें उनका बाकी सब तो चीज़ें था, क्योंकि नारी स्वास्थ्य के ऊपर उनका फोकस था, जिससे चाइल्ड की मृत्यु दर, मतलब बच्चों का जो मृत्यु दर उनको कम करना था। तो रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी,
इसके लिए उन्होंने काम करना था, इसलिए वो ये आपका खाली थर्ड छोड़ के बाकी आपका चारों जो है बाकी पार्ट जो है बाकी तीनों आपको लिया गया है इसमें। ये 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, इसमें आपका मेंशन किया गया था कि इरेडिकेट एक्सट्रीमली पॉवर्टी एंड हंगर को और टू अचीव द यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को, शिक्षा को, टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑफ वीमेन और टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी और टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। और उन्होंने इसमें HIV एड्स को भी उन्होंने मैं कुछ रोगों के साथ बीमारियों को ठीक करने के लिए HIV एड्स, मलेरिया और कुछ दूसरे बीमारियां थे, इनको ये इसमें इंश्योर करना था कि एनवायरमेंटल आपका जो सस्टेनेबिलिटी है जो डेवलप कर सकता है एक ग्लोबल पार्टनरशिप को आपका पूरा मतलब पूरा ग्लोबल मतलब पूरा धरती के लिए एक विकास के लिए डेवलपमेंट करने के लिए। ये आप देख रहे हो कि ये पेपर टेस्ट सीरीज करने का एक मकसद ये होता है कि इन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जब दोबारा जब रिवीजन करोगे उस समय आप इन टॉपिक को बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे ताकि आपको अच्छे से तैयार हो जाए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? C करेक्ट है। मैंने इसको विस्तार से बता भी दिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। फिर 14 करेंगे। Which one of the following conferences summit is also known as UN Conference on Sustainable Development? इसका पूरा नाम क्या है आपका? UNCSD, UN Conference on Sustainable Development। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? UNCSD। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, द रियो डे जेनेरियो कॉन्फ्रेंस 1992, द आप पढ़ते रहो जोहान्सबर्ग समिट 2002, द रियो +20 कॉन्फ्रेंस 2012। मैं जब थ्योरी करा रहा था इसमें बहुत विस्तार से बता दिया था आप लोगों को। अब बताओ 14 का डी क्या, 14 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा? सर ऑप्शन बी है 1992 वाला, रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस 1992। ये आपने जो बोला ऑप्शन बी 1992, ये बिल्कुल गलत है। सही है द रियो 20 कॉन्फ्रेंस 2012। ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस आपका ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग नाम और एक नाम और क्या होता है रियो 2012 पे या रियो +20 और अर्थ समिट 2012 पे, यह आपका 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था इसमें ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्ड एट द क्या बोला हमने जब इसको क्या उनको लक्ष्य था रिकाउंसिलिंग द इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल गोल। ये दोनों ही आर्थिक रूप से और एनवायरमेंटल गोल को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी। ये नाम के साथ भी हमने बताया था जब हमने इसके बारे में चर्चा किए थे। ये आपका जो है रियो द जेनेरियो ब्राज़ील में आपका 2022 जून 2012 में हुआ था, और ब्राज़ील के बारे में हमने बहुत विस्तार से बताया भी था। यह आपका रिसोल्टेड था। इसमें ये फोकस किया गया था पॉलिटिकल आउटकम को एक डॉक्यूमेंट के जरिए, जिसमें कंटेंट किया गया था क्लियर प्रैक्टिकल मेजर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में इसमें एकदम मेंशन करके बताया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही होगा। आप देख रहे हो कि जब हम थ्योरी क्लास करते हैं उस समय जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं उसका कितने वैल्यू है, 2-3 साल पहले सारा क्वेश्चन से पूछे गए थे और हो सकता है कि अभी पूछे जाए। अब आ जाओ स्टेटमेंट 1 क्या बोला है क्वेश्चन 15 के लिए। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वेर अडॉप्टेड इन द यूनाइटेड नेशन इन द ईयर 2010। स्टेटमेंट 2 क्या है? डेवलपिंग अ गोल
डेवलपिंग ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट वाज वन ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये आपका स्टेटमेंट 2 है। अब इसके बेसिस पे ऊपर आपको पूछा गया है, बताइए कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए में बताया गया है ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन बी में है ओनली सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन सी में है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, एंड ऑप्शन डी में है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज करेक्ट। आप बताओ आपको क्या लगता है आपको? ओनली सेकंड इज करेक्ट। ओनली सेकंड इज करेक्ट, एग्जैक्टली राइट। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई चल रही है ना, वेरी गुड। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये आपका 8th इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल था जो 2015 के लिए था, जो कि आपका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था फॉलोइंग द मिलेनियम समिट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। किस समय? 2000 में, जो हम थोड़ी देर पहले बात किए थे। ये फॉलोइंग बाय द, इसके जरिए एडॉप्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डिक्लेरेशन, जिसमें एनडीजी के जरिए बताया गया था कि इसका रेंज क्या था। इसमें हम बात किए थे कि इसमें पॉवर्टी था, पॉवर्टी रेट को आपका हाफ करना था, कम करना था, और जो HIV का स्प्रेड है उसको भी उनका था कि उसको भी कम किया जाएगा। किसके जरिए, कैसे? प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, आपका शिक्षा के द्वारा, ऑल बाय द टारगेट ऑफ क्या था उनका 2015 तक था। तो आप देखो उसमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने बार। फ्रॉम ए ब्लू प्रिंट क्या था, इसमें एग्री किया गया था कि बाई ऑल द वर्ल्ड्स कंट्रीज ऑफ द एंटायर वर्ल्ड लीडिंग डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो क्या था इसमें आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 16 बोलो, द टारगेट सेट बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर द पावर फ्रॉम रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन बाय द ईयर 2022 इज, 2022 तक सोलर इंस्टॉलेशन से कितना पावर पाने की आपका टारगेट था। 40 गीगावाट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 50 गीगावाट, ऑप्शन सी 60 गीगावाट, ऑप्शन डी 100 गीगावाट। देखो 2019 में आ गया था, आज से मतलब कुछ ही साल पहले आया था। क्या लगता है आपको कौन सा? ऑप्शन डी। ऑप्शन ए 40 गीगावाट इज बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। सही आंसर है 100 गीगावाट। जी सर। ये 100 गीगावाट के लिए कंट्री सेट किए थे कि एक एम्बिशियस टारगेट था, इंस्टॉलिंग 175 आपका जो है आपका गीगावाट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें आपका 2022 तक के लिए बताया गया था। इसमें इंक्लूड किया गया था कि 100 गीगावाट फ्रॉम सोलर, पूरा कुल मिला के उनका था 175 था, जिसमें सोलर से क्या 100 था, 100 गीगावाट, 60 गीगावाट फ्रॉम द विंड, और 10 गीगावाट था आपका बायो पावर से, और 5 गीगावाट था स्मॉल हाइड्रो पावर से, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले ही बात किया था, तब भी भूल गई। तो सोचो कि आपको कितने ज़्यादा ज़रूरत है इन सबको याद करने की। टोटल था 175 था। ओके 16 हो गया। 17 करते हैं। Which of the following are priority area in relation to the sustainable development goals? बताओ। आपका स्टेटमेंट है कुछ, 1 है नो पॉवर्टी, 2 है ज़ीरो हंगर, 3 है रिड्यूसिंग अर्बनाइजेशन, और 4th है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। अब बताओ आपको क्या लगता है कौन सी लगता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1 2 3 बोल रहे हो? यस सर। ये आपने कहाँ पढ़ लिया? ये लाइन कहीं पढ़ा है आपने? अभी तक तो इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इस लाइन को मैंने कहीं बताया क्या? थर्ड वाली कहीं नहीं बताया, तो 3 कहाँ से होगा? तो जहाँ जहाँ 3 होगा उसे काट दो, 3 तो है ही नहीं कहीं पे। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा है? पॉवर्टी के बारे में हमने इतना हर बार हर क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं, मैं पूरा व्याख्या कर रहा हूँ, पूरा लंबा व्याख्या कर रहा हूँ कि पॉवर्टी के लिए काम किया गया था, ज़ीरो हंगर के लिए काम किया था, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस के लिए काम किया गया था। लेकिन हम इसको तो हमने काम ही नहीं किया था, रिड्यूसिंग आपका
ऑर्गेनाइजेशन के कर दिया, हमने कहाँ बोला हमने, इसमें कुछ बातें नहीं किया, तो क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सोचो कि इतना सूक्ष्म लेवल पे आपको सोचने पड़ते हैं तब जाके क्वेश्चन सही होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन सा करता है बोलो। ऑप्शन ए है यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मिनिमली, ऑप्शन बी है यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आवर बेनिफिट, ऑप्शन सी है यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियली so that they are available for further generations, option D है preserve our national resources for our future generation, ऑप्शन सी। option C is the बिल्कुल correct है। use of resources judicially so that they are available for further generation, according to आपका जो हमने देखा था इसमें कि एक रिपोर्ट दिया गया था और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि ये डेवलपमेंट एक्सप्लेन किया गया था कि इसमें आपका जो ज़रूरी चीज़ें है ये आपका प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आपका, क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है कि जब हमको एक जुडिशल माध्यम से जब हम मिलती है, तो जैसे मान लीजिए कि पॉल्यूशन का कंट्रोल का होना और भी कई चीज़ें हमें इसके माध्यम से मिली थी, तो क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। 19 में आइडेंटिफाई द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। ज़ीरो हंगर, देखो ये कितनी बार पूछा गया, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास के बाद इस चीज़ को बार बार 2-3 बार पढ़ लेना, आपके पास जो भी बुक है हर बुक में दिया होता है। आइडेंटिफाई द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। ज़ीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ग्रीन एग्रीकल्चर, क्लाइमेट एक्शन। इनमें से बताओ, अपने नीचे कूट है, आपको कौन सा सही लगता है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल गलत। इसमें देखो, आप ऑप्शन ए बता रहे हो, इसमें फोर्थ में क्या बोला है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। कहाँ बात किया है इसमें? पानी के सफाई के बारे में बात किया है इसमें? नहीं बात किया। क्या बात किया था? ज़ीरो हंगर ये सही है। और क्या बोले थे? क्वालिटी एजुकेशन, ये भी सही है। और क्या बोले थे? ग्रीन एग्रीकल्चर, आपका इसमें हाँ सैनिटेशन के बारे में बात किया था, तो आपका फोर्थ भी सही हो जाएगा। सैनिटेशन के बारे में बात किया था। और आपका क्या बोला था? क्लाइमेट एक्शन। तो प्राइमरी एजुकेशन के बारे में कुछ बात ही नहीं होता इसमें, और आपका ग्रीन एग्रीकल्चर के बारे में भी कोई बात नहीं होता। ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। तो फिर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लाइमेट एक्शन, द थीम्स ऑफ सम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को एकदम पढ़ जाना, बहुत अच्छे से पढ़ जाना है। ये एमसीक्यू टेस्ट सीरीज करने का एक बहुत बड़ा मकसद है कि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पता चले कि कौन से पढ़नी है। इसको नोट कर लो कॉपी में, और आपके पास जो भी बुक है उसको एकदम पूरा बहुत डिटेल में पढ़ लेना इसको। द थीम्स ऑफ सम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर, देखो इसमें भी आपको बातें, आपको 5 स्टेटमेंट दी गई है। क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, स्किल डेवलपमेंट एंड डिसेंट एम्प्लॉयमेंट, ग्रीन एग्रीकल्चर, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। आप बताओ इनमें से आपको कौन सा सही लगता है? एक बार बता दिया, आप बहुत ध्यान से बताना। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या क्या बताया गया है? ए, बी, सी और ए में क्या बताया गया? क्लाइमेट एक्शन सही है। बी में क्या बताया गया? सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कहाँ आपका कम्युनिटी, से भी सही है। और सी में क्या बताया गया है? पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ये भी सही है। और एक में क्या बताया गया है? रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ये भी सही है।
और आपका बाकी वाला पार्ट स्किल डेवलपमेंट एंड डिसेंट एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में कुछ बात ही नहीं किया गया है। ग्रीन एग्रीकल्चर, इसके बारे में कुछ बात नहीं किया गया है। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन डी का। अब आप समझ पा रहे हो कि किस लेवल से आपको क्वेश्चन को समझने होते हैं, कैसे हमें चीज़ों को जो नॉलेज हम पढ़ के जाते हैं उसको कैसे अप्लाई करने पड़ते हैं। ऐसे करते 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 आपको आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG, बताओ। पहला क्या है, एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। बी क्या है, इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। सी क्या है, एंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। और डी क्या है, एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। बताओ सर ऑप्शन डी। क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ने पड़ते पहले, तो जानने से पहले, पढ़ने से पहले। क्या बोला है, नॉट बोला है, एक नॉट शब्द भी लगा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG, क्या नहीं था इसमें, एनवायरमेंटल, ये चीज नहीं था। एंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस, ये बातें कोई आपको उसमें मेंशन नहीं था। तो क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये करेक्ट आंसर होगा। हमने इसको काट तो दिया, काटना मतलब नॉट लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट है। क्योंकि अभी हमने इतनी बार बात की, हमने एराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ये सही है। इम्प्रूव मेंटल हेल्थ MDG के लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये सही है। और इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये भी आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का हिस्सा था। तो क्या हो जाएगा आपका, सी नहीं था, सी सही हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने आज किया, और इसके बाद के क्वेश्चंस हम अगले क्लास में करेंगे। आप लोग इस एंगल से दोबारा पढ़ो, दोबारा रेडी करो इसको, और इसके बाद हम जब शुरू करेंगे तो हम एक बार आपको एक समरी कर देंगे। लेकिन समरी का फ़ायदा तभी होगा जब आप खुद एक बार डिटेल में पढ़ के आओगे। आपने देखा कि गलतियाँ कहाँ कहाँ होती है और किस एंगल से सोचने होते हैं, और कैसे हम इसको बेहतर तरीके से और अच्छे से कर सकते हैं। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगले क्लास में हम इस पर बात की कोशिश करेंगे। आप ये सब एकदम रिसेंट क्वेश्चन है, 2019 का लिया हमने, फिर हम 20, 21, 22 का भी लेंगे, और आपको धीरे धीरे पूरा इसको अगर कमांड ला दोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैथ्स नहीं होता, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं होता, खाली थोड़ा सा नॉलेज होगा, तो आप इसका इजीली क्रैक कर लेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।